हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अलका शुक्ला और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, बायोलॉजी की जो हमने सीरीज़ शुरू की है उसमें आज हमारी तीसरी वीडियो है। इसके पहले हमने 2 वीडियो कंप्लीट की हैं और पिछली वीडियो में हमने कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ा था। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीज़न के बारे में। तो आप लोगों ने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है कोशिका की संरचना वाली, तो पहले आप लोग कोशिका की संरचना देख लें, उसके बाद ही आप कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ें, तभी आपको समझ में आएगा कोशिका विभाजन के बारे में। ये टॉपिक थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको समझाने की डायग्राम के साथ। तो पहले हम कोशिका विभाजन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले हम जानते हैं कोशिका विभाजन है क्या। एक कोशिका जब अपने आप को विभाजित करके बहुत सी नई कोशिका बनाती है, इसी को कोशिका विभाजन कहते हैं। एक कोशिका जब खुद को विभाजित करके बहुत सारी नई कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है, तो इसे ही कहते हैं कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीज़न। जैसे कि हमारा शरीर कई सारी कोशिकाओं से मिलके बना है। हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। शरीर की अगर सबसे छोटी इकाई पूछा जाए क्या है, तो कोशिका है। और बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के किसका निर्माण होता है? ऊतक का निर्माण होता है। और ऊतक से मिलकर के बनता है अंग, और अंग से मिलके बनता है अंगतंत्र, और अंगतंत्र से निर्माण होता है जीव का। तो जीव की सबसे छोटी इकाई है कोशिका। ठीक है, यह हमने पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लिया था। और जब यही कोशिका खुद को विभाजित करके कई सारी नई कोशिकाएं बनाती है, कई सारी नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, तो उसे ही कहते हैं कोशिका विभाजन। तो आपको समझ आ गया होगा कि कोशिका क्या है और कोशिका विभाजन क्या है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक कोशिका है और ये एक कोशिका से 2 कोशिका में डिवाइड हो रही है, और इसी को कहते हैं सेल डिवीज़न। तो कोशिका विभाजन क्यों आवश्यक है ये जानते हैं। कोशिका विभाजन क्या है ये तो समझ लिया, लेकिन ये जरूरी क्यों है कोशिका विभाजन, इसके बारे में जानते हैं। तो कोशिका विभाजन वृद्धि और विकास के लिए यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन प्रजनन के लिए जरूरी है। तो वृद्धि और विकास के लिए जरूरी है कोशिका विभाजन, क्योंकि शरीर की वृद्धि और विकास होगा तभी तो शरीर ग्रोथ करेगा। तो वृद्धि और विकास के लिए जरूरी है कोशिका विभाजन। और प्रजनन हमारे जन्म के लिए भी जरूरी है कोशिका विभाजन। जन्म लेने के बाद भी जरूरी है, यानी जन्म के लिए भी जरूरी है, और जब जन्म ले लेगा इंसान तो उसके जन्म के बाद भी कोशिका विभाजन जरूरी है, तभी उसकी वृद्धि होगी, उसका विकास होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि कोशिका विभाजन क्यों आवश्यक है। अब देखते हैं कि सर्वप्रथम कोशिका विभाजन के बारे में किसने बताया, किसने जानकारी दी, किसने देखा। तो कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में विर्चाउ ने देखा। विर्चाउ ने हमें कोशिका विभाजन के बारे में बताया, और लैटिन भाषा में इनकी एक स्टेटमेंट भी है, और इस स्टेटमेंट को देकर के एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है। तो इस स्टेटमेंट को आप याद रखें कि ये किसका स्टेटमेंट है। इन्होंने स्टेटमेंट दिया लैटिन भाषा में कि ओमनी सेल्यूला असेल्यूला, ओमनी सेल्यूला असेल्यूला, जिसका अर्थ क्या है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। अर्थात जितनी कोशिकाएं हैं नई पहले से मौजूद पुरानी कोशिका से बनी हैं। तो ये है स्टेटमेंट किसका? विर्चाउ का। तो याद रखना ये स्टेटमेंट। अगर ये स्टेटमेंट देके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसका स्टेटमेंट है, किस वैज्ञानिक का, तो याद रखें ये विर्चाउ का स्टेटमेंट है। ठीक है, और जिसका हिंदी में अर्थ क्या है? इसका हिंदी में अर्थ है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। अर्थात जितनी कोशिकाएं हैं नई पहले से मौजूद पुरानी कोशिकाओं से ही बनी हैं। ठीक है, नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि ये एक कोशिका है और इसी कोशिका से आगे चल करके 2 नई कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, 2 नई कोशिकाएं बन रही हैं। तो जिस कोशिका से नई कोशिका का निर्माण हो रहा है उसे कहेंगे मदर सेल, और जिन नई कोशिकाओं का निर्माण हुआ है उन्हें कहेंगे डॉटर सेल, और हिंदी में इन्हीं को कहते हैं संतति कोशिका या फिर पुत्री कोशिका। लेकिन आपको नाम याद इंग्लिश में ही रखना है कि इन्हें डॉटर सेल कहेंगे। मदर सेल है पुरानी कोशिका और डॉटर सेल है न्यू कोशिका। इसे आप ऐसे समझिए उदाहरण से, जैसे हमारे समाज में जो बच्चे को जन्म देती है माँ, उसे क्या कहते हैं? मदर कहते हैं।
और जिस बच्ची ने जन्म लिया है, जिस बच्ची का जन्म हुआ है, उसे क्या कहेंगे? डॉटर कहेंगे। ठीक वैसे ही कोशिका से नई कोशिका का निर्माण हो रहा है, उसे कहेंगे मदर सेल, और जिस नई कोशिका का निर्माण हुआ है उसे कहेंगे डॉटर सेल। आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होता है। कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है। असूत्री विभाजन, एमिटोसिस डिवीजन, समसूत्री विभाजन, माइटोसिस डिवीजन और अर्धसूत्री विभाजन। ये 3 तरीकों से होता है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। असूत्री विभाजन होता है प्रोकैरियोटिक जीवों में। प्रोकैरियोटिक जीव क्या होते हैं, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिटेल में बता दिया था कि प्रोकैरियोटिक जीव किन्हें कहते हैं। तो जो अविकसित होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, अमीबा है, जो कि एक कोशिकीय जीव होता है। असूत्री विभाजन प्रोकैरियोटिक जीवों में होता है जो अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया और अमीबा। फिर समसूत्री विभाजन, माइटोसिस डिवीजन, ये होता है कायिक कोशिकाओं में। जैसे कि हमारा शरीर किससे बना है? काया से बना है, यानी कायिक कोशिकाओं से बना है। तो समसूत्री विभाजन किस में होगा? कायिक कोशिकाओं में होता है। फिर अर्धसूत्री विभाजन, ये किस में होता है? ये होता है जनन कोशिका में। जनन कोशिका यानी जीवन की उत्पत्ति करती हैं। जैसे कि मेल में कौन सी जनन कोशिका है? तो स्पर्म होता है। और फीमेल में कौन सी जनन कोशिका है? तो ओवम है, यानी अंडाणु है। और जब मेल और फीमेल जनन कोशिकाएं मिलते हैं तभी नए जीवन की उत्पत्ति होती है। तो ये तो हो गई कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होता है। तो 3 प्रकार से, असूत्री विभाजन, सूत्री या समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। अब इन्हीं को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन, यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं में होता है, जैसे कि नील हरित शैवाल है, अमीबा है, प्रोटोजोआ है, ठीक है। जो अविकसित जीव होते हैं अर्थात प्रोकैरियोटिक जीव। प्रोकैरियोटिक जीव कौन से होते हैं? जो अविकसित होते हैं, अर्धविकसित होते हैं, उन्हें कहते हैं प्रोकैरियोटिक जीव। और प्रोकैरियोटिक जीव में होता है असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन होता कैसे है? तो इसमें केंद्रक पहले लंबा हो जाता है, फिर सीधा हो जाएगा और 2 भागों में विभाजित होकर के अलग हो जाएगा। प्रत्येक भाग में एक संतति केंद्रक पहुंचता है। केंद्रक क्या है? हमने पिछली वीडियो में जान लिया था कि कोशिका का दिमाग होता है केंद्रक। पिछले वीडियो में हमने कोशिका के जितने भी अंग हैं सभी के बारे में डिटेल में बात कर ली थी, डिस्कस कर लिया था। उसी में से केंद्रक भी एक कोशिका का ही अंग है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक कोशिका आगे बढ़ना शुरू कर देती है और 2 कोशिका में विभाजित हो जाती है। इसे ही कहते हैं असूत्री विभाजन। इसमें कोशिका डायरेक्ट 2 भागों में विभाजित हो जाती है और यह विभाजन अविकसित कोशिका में देखने को मिलता है। यह विभाजन अविकसित कोशिका में देखने को मिलता है। यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन है आगे। यह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान से समझें। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को सबसे पहले किसने देखा था? तो समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिका में सबसे पहले जर्मनी के वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है वाल्थेर फ्लेमिंग। इन्होंने देखा था 1879 में। तब उन्होंने नाम इसे नहीं दिया था। 1879 में जब इन्होंने देखा तो इसे नाम नहीं दिया था इस प्रक्रिया को। उन्होंने 1882 में यानी 1882 ईस्वी में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। माइटोसिस जिसका हिंदी में अर्थ है समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में। तो यह विभाजन कायिक कोशिका यानी कि सोमैटिक सेल में होता है। जो हमारा शरीर है, काया है, यह कायिक कोशिका से बनी है। समसूत्री विभाजन का कार्य करता है। कार्य क्या करेगा? यह घाव भरने का कार्य करता है, कटे फटे अंगों की मरम्मत करता है। जैसे कि हमारे शरीर में अगर कहीं चोट लग गई है, कोई कोशिका मर गई है, तो आसपास की कोशिकाएं फिर से नई कोशिका का निर्माण कर देंगी और इसे ही कहेंगे कायिक कोशिका। और हमारा शरीर कायिक कोशिका से ही मिलकर बना है। तो हमारे शरीर में चोट लगे, घाव हो तो क्या होगा? धीरे धीरे जख्म भर जाता है। तो वो इसीलिए भरने लगता है क्योंकि कोशिका जो मर चुकी हैं वो नई कोशिकाओं का, आसपास की जो कोशिकाएं हैं वो नई कोशिकाओं का निर्माण कर लेती हैं और जख्म भर जाता है और वो जगह पहले जैसी हो जाती है। और इस प्रक्रिया में मातृ कोशिका यानी मदर सेल से 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है और प्रत्येक डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है।
तो गुणसूत्र क्या है, आपको पता ही होगा कि मानव कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनका कार्य क्या होता है, ये आनुवांशिक सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचालित करते हैं। जैसे कि मनुष्य के आपने देख के बता दिया कि ये जानवर है और ये मनुष्य है। तो कैसे बता दिया, तो जानवर के शरीर की बनावट अलग है, मनुष्य के शरीर की बनावट अलग है। जानवर में 4 पैर है, मनुष्य में 2 पैर है, जानवर के पास पूंछ है। तो जब जीव का निर्माण होता है तो उसे कैसे पता होता है कि जानवर में 4 पैरों को निर्माण करना है और मनुष्य में 2 पैर का, और मनुष्य में पूंछ का निर्माण नहीं करना है। तो कैसे पता होता है, तो इसका पता चलता है गुणसूत्रों से ही। ये आनुवांशिक होते हैं, आनुवांशिक सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये संचालित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया गुणसूत्र। तो जो मदर सेल से डॉटर सेल का निर्माण हो रहा है उसमें समान गुणसूत्र होंगे, इसीलिए इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। समान का अर्थ ही होता है सम, तो समसूत्री विभाजन इसीलिए कहते हैं। अब हम ये तो समझ लिए कि समसूत्री विभाजन क्या है, अब देखते हैं कि ये होता कैसे है। समसूत्री विभाजन 2 अवस्थाओं में पूरा होता है, 2 चरणों में पूरा होता है। कौन कौन से चरण हैं, पहला है अंतरा अवस्था यानी इंटरफेस, और दूसरा है सूत्री अवस्था यानी माइटोसिस फेस। अंतरा अवस्था, इसमें कोशिका विभाजन की तैयारी होती है और ये सबसे बड़ी अवस्था है। तो तैयारी में ही सबसे ज़्यादा समय लगता है, 95% समय लग जाता है इंटरफेस में। जो कोशिका विभाजन हो रहा है उसमें जो समसूत्री विभाजन के अंतर्गत इंटरफेस अवस्था में सबसे ज़्यादा समय लगता है। यहाँ पर कोशिका विभाजन की तैयारी की जाती है। तो आपको भी पता है कि घर में अगर कोई फंक्शन हो, किसी की शादी हो, कुछ भी हो, पार्टी हो, तो सबसे ज़्यादा समय किस में लगता है, तैयारी करने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। तो ठीक उसी प्रकार से कोशिका विभाजन की तैयारी करने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगेगा इंटरफेस में, और कितना 95% टाइम लग जाता है। फिर है सूत्री अवस्था यानी माइटोसिस फेज। तो पीछे हमने देखा था असूत्री विभाजन में देखा था कि कोशिका डायरेक्ट 2 भागों में बढ़ जाती है। कोशिका असूत्री विभाजन में हमने क्या देखा था कि कोशिका डायरेक्ट 2 भागों में बट गई, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें पहले केंद्रक का विभाजन होगा और फिर कोशिका का विभाजन होगा, यानी 2 फेज में। ठीक है, तो अब तैयारी हो चुकी है, तैयारी जब हो जाएगी तो अब क्या होगा, कोशिका का विभाजन होगा। तो जो सेकेंड स्टेप है इसे देखते हैं। तो सेकेंड स्टेप है सूत्री अवस्था माइटोसिस फेज। इंटरफेस में हमने क्या देखा, कोशिका विभाजन की तैयारी हो रही है जिसमें सबसे ज़्यादा समय लग रहा है, और कोशिका विभाजन की तैयारी में समय लग रहा है 95%। जो भी कोशिका विभाजन करने टाइम लगेगा उसका 95% टाइम इंटरफेस में लग रहा है। इसके बाद है सूत्री अवस्था माइटोसिस फेज, और माइटोसिस फेज में पहले क्या होगा, केंद्रक विभाजन होगा और बाद में होगा कोशिका विभाजन। पहले क्या होगा, केंद्रक विभाजन, जिसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का अर्थ है केंद्रक और काइनेसिस का अर्थ है विभाजन, तो केंद्रक का विभाजन ही कहलाता है कैरियोकाइनेसिस। और बाद में होगा कोशिका विभाजन, जिसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटो का अर्थ है कोशिका और काइनेसिस का अर्थ है विभाजन, यानी कोशिका का विभाजन ही कहलाता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो देखो हमने समसूत्री विभाजन की 2 अवस्थाएं देखी। पहले अंतरावस्था जिसमें कोशिका विभाजन की तैयारी होगी, फिर सेकंड स्टेप में कोशिका विभाजन होगा, और ये 2 चरणों में होगा। पहले केंद्रक विभाजित होगा, फिर कोशिका विभाजित होगी। तो केंद्रक विभाजन कैसे होगा आगे देखेंगे। 4 चरणों में केंद्रक का विभाजन होता है, इसे आगे देखेंगे। कौन कौन से फेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। अब हम केंद्रक विभाजन क्या है समझते हैं डायग्राम के साथ। केंद्रक का विभाजन, पहले केंद्रक का विभाजन होगा, वो भी 4 स्टेप में। ये 4 स्टेप हम आगे पढ़ेंगे, तो आप ये समझ लीजिए अभी कि 4 स्टेप में जो केंद्रक का विभाजन होना है वो हो चुका है। ठीक है, वो कंप्लीट हो गया है 4 चरण। तो केंद्रक विभाजन होगा, डायग्राम में देखें आप कि ये कोशिका के अंदर केंद्रक है, और 4 चरण कंप्लीट होने पर 2 केंद्रक हो गए। कोशिका के अंदर जो 1 केंद्रक था, ये 4 चरण कंप्लीट होने के बाद केंद्रक 2 हो जाएंगे। ठीक है, एक ही कोशिका में 2 केंद्रक बन चुके हैं। फिर अगला स्टेप होगा, अगला चरण होगा कोशिका विभाजन। जब एक कोशिका में 2 केंद्रक का निर्माण हो चुका है, अब होगा कोशिका विभाजन। तो पहले केंद्रक का विभाजन हो चुका है, अब होगा कोशिका विभाजन। और कोशिका विभाजन में क्या होगा कि इसमें जो केंद्रक 2 केंद्रक बन गए हैं, अब ये 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाएंगे, अर्थात 2 कोशिकाएं बन जाएंगी, और जो नई 2 कोशिकाएं बनेंगी इन्हें कहेंगे डॉटर सेल।
तो समसूत्री विभाजन की यही प्रक्रिया है, पहले 4 स्टेप से गुजरना पड़ेगा, फिर एक ही कोशिका में क्या होगा, 2 केंद्रक का निर्माण हो जाएगा और इसके बाद फिर 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। तो समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम केंद्रक का विभाजन जो 4 स्टेप से गुजर रहा था, 4 चरणों से, उसे समझते हैं कि वो 4 चरण कौन से हैं। इनमें सबसे पहला स्टेप है पूर्वा अवस्था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोफेस। कोशिका की वास्तविक विभाजन की शुरुआत इसी फेस में होती है। इसमें क्रोमोसोम झुंड में दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम क्या है, अर्थात गुणसूत्र। आप इस डायग्राम में देखिए, देख सकते हैं कि क्रोमोसोम झुंड में दिख रहे हैं और इन्हें काउंट नहीं किया जा सकता, इन्हें गिना नहीं जा सकता है। तो इस अवस्था में क्रोमोसोम को गिना नहीं जा सकता है और इसमें तारककाय यानी सेंट्रोसोम दोनों ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। तो ये तारककाय क्या है, इसे हमने कोशिका के अंग वाले वीडियो में यानी पिछले वीडियो में पढ़ लिया था कि कोशिका के कौन कौन से अंग हैं, और कोशिका के अंग का ही भाग है तारककाय। तो हमने डिटेल में समझ लिया था पिछले वीडियो में। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो पहले कोशिका वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही आपको कोशिका विभाजन समझ में आएगा। ठीक है, तो ये है तारककाय, और तारककाय ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं, अर्थात अपोजिट पोल की ओर जाने लगते हैं। जैसा कि आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा पृथ्वी के बारे में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वैसे ही कोशिका की ऊपरी भाग जो है इसे नॉर्थ पोल, और ये जो नीचे का भाग है इसे साउथ पोल कहेंगे। तो पहले फेज में क्या हो रहा है, तारककाय ध्रुवों की ओर बढ़ने लगते हैं। और ये ध्रुवों की ओर बढ़ क्यों रहे हैं, तो इसे हम अगले स्टेप में समझते हैं। अगला स्टेप है हमारा क्या, मेटाफेज। मेटाफेज में देखते हैं, इस अवस्था में क्रोमोसोम मध्य में एक लाइन में व्यवस्थित हो जाते हैं। प्रोफेज में हमने क्या देखा कि क्रोमोसोम झुंड में थे, जिन्हें कि काउंट में नहीं किया जा सकता था। पहले स्टेप में क्या था, क्रोमोसोम झुंड में थे, उन्हें गिना नहीं जा सकता था। और दूसरे फेज यानी मेटा फेज में गुणसूत्र एक लाइन में खड़े हो गए। ठीक है, जैसे कि आप ऐसे समझो कि कोई भीड़ है, झुंड लगाए लोग खड़े हैं। अगर आपको बोला जाए कि आप काउंट करके आइए कितने लोग हैं, गिन के आइए, तो आप काउंट नहीं कर पाएंगे। क्या करेंगे, उन्हें पहले लाइन में खड़ा करेंगे, फिर आसानी से उन्हें काउंट कर लेंगे। ठीक वैसे ही यहाँ समझिए कि पहले स्टेप में यानी प्रो फेज में क्रोमोसोम झुंड में थे, जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता था, गिना नहीं जा सकता था। फिर दूसरा स्टेप आया मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या हो रहा है कि जो भी क्रोमोसोम है ये एक लाइन में आ गए, अब इन्हें आसानी से गिना जा सकता है। तो इस अवस्था में क्रोमोसोम को आसानी से गिना जा सकता है तथा अध्ययन की दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। इसमें तारककाय सेंट्रोसोम दोनों ध्रुव पर पहुंच जाते हैं तथा तारककाय से तर्कतंतु स्पिंडल फाइबर निकल आते हैं। तर्कतंतु क्या है, एक धागा नुमा संरचना होती है और इन सेंट्रोसोम से बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो पहले फेज में हमने देखा था, प्रो फेज में तारककाय ध्रुवों की तरफ बढ़ रहे थे और मेटा फेज में ध्रुव में पहुंच गए। तो जो धागा नुमा संरचना निकल आती है, इनमें ये गुणसूत्रों को अपनी ओर पकड़ करके खींचने लगेंगे। ठीक है, डायग्राम आप देख सकते हैं, देखते चलिए डायग्राम को साथ साथ कि अब ये खींचने में कामयाबी इनको मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये हमें अगले स्टेप में पता चलेगा। ठीक है, तो प्रो फेज में हमने क्या देखा था कि तारककाय ध्रुवों की तरफ बढ़ने लगे हैं और क्रोमोसोम हमें झुंड में दिखाई दे रहे हैं। और मेटाफेज में हमने देखा था कि जो झुंड में थे क्रोमोसोम वो एक लाइन में आ गए और जो तारककाय था सेंट्रोसोम जो ध्रुवों की तरफ बढ़ रहा था वो ध्रुवों पर पहुंच जाता है और उससे एक धागा नुमा संरचना निकल आती है जिसे तर्कतंतु कहते हैं और उसी से ये क्या क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। अब खींचने में कामयाबी इनको मिलती है या नहीं, ये थर्ड स्टेप में देखते हैं। चलते हैं एनाफेज की तरफ। थर्ड स्टेप है हमारा एनाफेज। एनाफेज में तर्कतंतु क्रोमोसोम को दोनों ध्रुवों की ओर खींच लेते हैं। मेटाफेज में ये तंतु क्रोमोसोम को खींच रहे थे और इन्हें कामयाबी मिली है आकर के एनाफेज में, और ये कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसे याद रखें कि कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था है एनाफेज। इसके बाद हमारा आखिरी चरण, चौथा चरण कौन सा है, टेलोफेज है। टेलोफेज में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं। गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रक का निर्माण हो जाता है। तो कोशिका विभाजन का फर्स्ट स्टेप यहाँ कंप्लीट होता है।
हमने कोशिका विभाजन के 2 स्टेप पढ़े थे, केंद्रक का विभाजन और उसके पश्चात कोशिका का विभाजन। तो केंद्रक का विभाजन होना था 4 स्टेप में और वो चारों स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम देखते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन यह समसूत्री विभाजन की सबसे अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में कोशिका द्रव्य 2 भागों में विभाजित हो जाता है, अर्थात एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। डायग्राम देखें, एक कोशिका में ये 2 केंद्रक हैं और एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण हो रहा है। इसे ही कहते हैं समसूत्री विभाजन। तो हमने असूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन दोनों कंप्लीट कर लिया है, पढ़ लिया है। अब है हमारा नेक्स्ट अर्धसूत्री विभाजन। तो हम देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन फार्मर तथा मूरे ने 1905 में कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को मायोसिस नाम दिया। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम वीजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत और अध्ययन स्ट्रासबर्गर ने 1888 में किया। तो अगर नाम देने की बात पूछे तो फार्मर तथा मूरे ने नाम दिया था अर्धसूत्री विभाजन और 1905 ईस्वी में। और अगर खोज की बात करें तो वीजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किसने किया था? तो स्ट्रासबर्गर ने 1888 ईस्वी में किया था। यह विभाजन केवल जनन कोशिका स्पर्म एंड ओवम में होता है। इसमें पुत्री कोशिका यानी डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका मदर सेल में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की आधी होती है। इसमें विभाजन की क्रिया 2 बार होती है, जिसके फलस्वरूप 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन में हमने विभाजन 1 बार देखा था, इसमें 2 बार विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप 4 पुत्री कोशिका यानी 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन में 1 कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण हो रहा था, लेकिन अर्धसूत्री में 1 कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण होता है। डायग्राम में देखें और समझें। मदर सेल है और मदर सेल के पास 46 गुणसूत्र हैं, तो डॉटर सेल के पास 23 ही जाएंगे। समसूत्री विभाजन में हमने देखा था कि मदर सेल से डॉटर सेल में 46 गुणसूत्र गए थे, लेकिन इसमें 23 जाएंगे और यह प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है, M1 फेज और M2 फेज। M1 फेज क्या है, आइए समझते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन की 2 प्रक्रिया हैं, कौन सी? अर्धसूत्री 1 और अर्धसूत्री 2 यानी M1 फेज और M2 फेज। इसमें भी वही 4 फेज है, जैसा कि हमने समसूत्री विभाजन में पढ़ा था कि केंद्रक विभाजन के 4 स्टेप थे, तो इसमें भी वही 4 स्टेप हैं, लेकिन इनके आगे 1 लगा दिया गया है। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। तो ये फेज सेम समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के जैसे हैं, सिर्फ प्रोफेज 1 जो है इसमें ये थोड़ा सा अलग है, तो इसे हम डिटेल में अभी कवर करेंगे। ये प्रक्रिया हो गई M1 की। M1 का मतलब है मायोसिस 1। इसमें भी वही 4 फेज हमने देख लिए कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इनके फेज के आगे 1 लगा दिया गया, ठीक है। अब है M2 यानी मायोसिस 2 प्रक्रिया क्या है? तो समसूत्री कोशिका विभाजन के समान ही इसमें भी होता है, जिसमें एक जनन कोशिका का 4 पुत्री कोशिकाओं में निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन में हमने क्या देखा था कि जब केंद्रक का विभाजन हो जाता है, एक कोशिका में 2 केंद्रक बन गए थे, उसके पश्चात एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण हो गया था, लेकिन इसमें एक कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण होगा, ये अंतर है। और इसमें क्वेश्चन प्रोफेज से ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी अवस्था है प्रोफेज। तो इसे पढ़ते हैं डिटेल के साथ। जो प्रोफेज है इसमें 5 स्टेप होते हैं, इसे 5 स्टेप से होकर के गुजरना पड़ता है। इसके 5 स्टेप हैं लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। नाम आप याद रखें, ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ध्यान से अगर आप समझेंगे तो समझ आ जाएगा। पहले हम देखते हैं लेप्टोटिन को। इस अवस्था में गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागों की तरह दिखाई पड़ते हैं और इन्हें क्रोमोनिमेटा कहते हैं। जैसे कि मेल कोशिका और फीमेल कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं और उनकी संतान में भी 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन आधे गुणसूत्र माता से मिलेंगे और आधे पिता से, यानी 23 माता से मिलेंगे और 23 पिता से मिलेंगे। डायग्राम देखें तो इस अवस्था में माता पिता से जो गुणसूत्र मिलते हैं वे उलझे दिखाई देते हैं और इन्हें क्रोमोनिमेटा कहते हैं। जब ये उलझे होंगे तो इन्हें क्रोमोनिमेटा कहेंगे। ये चीज़ याद रखें कि जब गुणसूत्र उलझे होंगे तो इन्हें क्रोमोनिमेटा कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जाइगोटिन।
समजात गुणसूत्र जोड़े बना लेते हैं जिसे सिनेप्सिस कहते हैं। तो पहले में गुणसूत्र आपस में लिपटे हुए थे और इसलिए उसे लिप्टोटिन कहा गया। लिपटे थे तो लिप्टोटिन हो गया। और इसमें जोड़े बना ले रहे हैं, पेयर बना ले रहे हैं, तो इसमें देखें कि ये जोड़े बनाने लगे हैं। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिनेप्सिस किस अवस्था में पूरा होता है। तो सिनेप्सिस किस अवस्था में पूरा हो रहा है? जाइगोटिन अवस्था में पूरा हो रहा है, ठीक है ना। सिनेप्सिस किसे कहते हैं कि समजात गुणसूत्र जोड़े बना लेते हैं, पेयर बना लेते हैं, उस अवस्था को कहते हैं सिनेप्सिस। तो क्वेश्चन पूछा जाता है सिनेप्सिस किस अवस्था में पूरा हो रहा है, तो जाइगोटिन अवस्था में आकर के सिनेप्सिस पूरा हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है पैकिटिन। गुणसूत्रों के युग्मन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और समजात गुणसूत्रों के मध्य जीन विनिमय होता है। इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, अर्थात माता पिता का गुणसूत्र यही क्रॉसिंग ओवर होता है। यही गुणसूत्रों के मध्य जेनेटिक इन्फॉर्मेशन विनिमय होती है, जिससे बच्चे में कुछ गुण माँ से कुछ गुण पिता से मिलेंगे। जीन विनिमय द्वारा सजातीय गुणसूत्रों में आनुवांशिक सामग्री का विनिमय होता है, जिससे आनुवांशिक विविधता बढ़ती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, तो पैकिटिन अवस्था में होता है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा, तो ये याद रखिए क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में हो रहा है, पैकिटिन अवस्था में हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है डिप्लोटिन। इसमें समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं, समजात गुणसूत्र इसमें अलग होने लगते हैं डिप्लोटिन प्रक्रिया में। इसके बाद नेक्स्ट है डाइकाइनेसिस। समजात गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं तथा तर्क तंतु का निर्माण शुरू हो जाता है। समसूत्री विभाजन में भी हमने पढ़ा था कि सेंट्रोसोम जब ध्रुवों की ओर बढ़ जाते हैं तो तर्क तंतु बन जाते हैं। यहाँ इस स्टेप में तर्क तंतु बन जाते हैं। इसके आगे प्रोफेज खत्म हो जाएगा। जब तर्क तंतु बन गए तो प्रोफेज खत्म हो जाएगा। प्रोफेज खत्म हो जाएगा, तर्क तंतु बन चुके हैं। अब आगे मेटाफेज आएगा, मेटाफेज के बाद एनाफेज आएगा, उसके बाद टेलोफेज आएगा। ठीक उसी तरीके से होगा जैसा कि हमने समसूत्री विभाजन में पढ़ा था, ठीक वही प्रक्रिया है कि तर्क तंतु का निर्माण हो चुका है, तर्क तंतु बन चुके हैं। अब गुणसूत्रों को ये ध्रुवों की तरफ खींचेंगे, गुणसूत्रों का विभाजन हो जाएगा, फिर कोशिका विभाजन होगा। ठीक वही प्रक्रिया होगी रिपीट जो समसूत्री विभाजन में हुई थी, बस इसका जो प्रोफेज था वो डिफरेंस था। प्रोफेज में इसके 5 स्टेप थे, पांचों स्टेप हमने बता दिए, आपको कंप्लीट कर लिए हैं। अब अंत में हम समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर देख लेते हैं, जिससे कि आपको जो भी कन्फ्यूजन हो इसमें दूर हो जाएगा। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है और अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन में समय कम लगता है और अर्धसूत्री विभाजन में अधिक समय लगता है। अर्धसूत्री विभाजन में हमने देखा कि प्रोफेज में ही 5 स्टेप से गुजरना पड़ा, तो प्रोफेज में ही सबसे अधिक समय लगता है। समसूत्री विभाजन, इस विभाजन द्वारा एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन में हमने देखा था कि एक कोशिका से 2 नई कोशिकाओं का निर्माण हो रहा था, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण होता है। संतति कोशिका में जनक जैसी ही गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता नहीं पाई जाती है समसूत्री विभाजन में, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिका में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवांशिक विविधता पाई जाती है। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के आनुवांशिक पदार्थों में आदान प्रदान यानी कि क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। समसूत्री विभाजन में हमने क्रॉसिंग ओवर नहीं पढ़ा था। क्रॉसिंग ओवर हमने किसमें पढ़ा था? अर्धसूत्री विभाजन में। तो अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के आनुवांशिक पदार्थों में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो ये अंतर है दोनों में, समसूत्री विभाजन में और अर्धसूत्री विभाजन में। तो यहाँ हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। टॉपिक बहुत ही कंफ्यूजिंग था, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है इसे आसान भाषा में समझाने की, और उम्मीद है आपको समझ आया भी होगा। तो अब चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान सिनेप्सिस कब होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाइगोटिन। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान सिनेप्सिस जाइगोटिन प्रक्रिया के दौरान होता है। एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया क्वेश्चन।
नेक्स्ट है शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल समसूत्री यानी कि माइटोसिस। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर डैश किसके दौरान होता है। पूछा जा रहा है क्रॉसिंग ओवर किसके दौरान होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पैकेटिन। क्रॉसिंग ओवर पैकेटिन अवस्था के दौरान होता है। नेक्स्ट है गुणसूत्र किसके दौरान अलग होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनाफेज। एनाफेज के दौरान गुणसूत्र अलग होते हैं। तारक काय गुणसूत्रों को ध्रुवों की ओर खींच लेते हैं और गुणसूत्र अलग हो जाते हैं, तो उस फेज को क्या कहते हैं? एनाफेज कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनीकरण विभाजन की पूर्वावस्था में कई चरण होते हैं, सही कालानुक्रमिक क्रम व्यवस्थित करें। सही कालानुक्रम क्या है इसका पूछा जा रहा है। तो हमने क्या क्रम पढ़ा था इसका? लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा चरण कोशिका चक्र में शामिल 95% समय पर कब्जा कर लेता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरफेस। इंटरफेस सबसे ज़्यादा समय लेता है, कितना? 95%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मात्र कोशिका में से कितनी पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। अर्धसूत्री विभाजन में मात्र कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मात्र कोशिका से कितनी पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप हमने देखा था कि मात्र कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो रहा था, और अर्धसूत्री विभाजन में हमने देखा था कि मात्र कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो रहा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के क्या होती है डैश। तो समसूत्री विभाजन में जो पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की संख्या के बराबर होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बराबर होती है। और अब है आज का लास्ट क्वेश्चन अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है ये पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनन कोशिका में। अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिका में और समसूत्री विभाजन हो रहा था कायिक कोशिका में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जनन कोशिका में। और इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट होता है हमारा। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।